नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 24 अक्टूबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में स्टैटिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे मणिपुर के क्राइसिस को कैसे संविधान के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जियो इंजीनियरिंग से संबंधित, और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कालाजार और ट्रैकोमा को एलिमिनेट करने के हम करीब हैं। और चौथे नंबर पे हम स्टैटिक डिस्कस करेंगे कि समाज में वैल्यूज का इरोजन क्यों हो रहा है। इससे पहले कि देखो अगला आर्टिकल डिस्कस करें, कोट देख लेते हैं। जीन पॉल सार्त्रे का कोट है, हेल इज अदर पीपल। बहुत अच्छा कोट है, और उससे भी अच्छे हैं वो पर्सन जिन्होंने ये कोट दिया, जीन पॉल सार्त्रे। इनको तो नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर में 1964 में। हाँ, 1964 ही था शायद। इनको ना नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, और इन्होंने मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं ऑफिशियल पोजीशन, ऑफिशियल अवार्ड्स वगैरह नहीं लेता हूँ, तो आप अपना ये नोबेल प्राइज जो है वापस ले जाओ। तो ये जो इनका कोट है ना, हेल इज अदर पीपल, ये देखो इनके एक प्ले से आता है। प्ले का नाम था नो एग्जिट। इनका एक प्ले था, नाटक था जिसका नाम था नो एग्जिट, जिसमें 3 अलग अलग पर्सनैलिटीज को ना एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। होटल वाला कमरा था जिसमें कोई खिड़की नहीं थी, कुछ नहीं था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो ये 3 लोग एक दूसरे को ना फेस करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये कोट निकल के आता है, हेल इज अदर पीपल। जब 3 लोगों को एक सामने बिठाया ना, तो क्या निकल के आया? सबसे पहले सोशल रिलेशनशिप। मतलब देखो, दूसरों की नज़र में हम क्या हैं, दूसरों की जो जजमेंट है वो हमारी अपने बारे में सेल्फ इमेज क्रिएट करती है। मतलब आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, इससे मेरी नज़रों में सेल्फ इमेज क्रिएट होती है कि लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं, मैं ऐसा हूं। यानी दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपकी सेल्फ इमेज भी क्रिएट होती है। ये पहला पॉइंट है इस कोट में। अब इसके बाद दूसरा डायमेंशन इस कोट में ये है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब हम देखो हमेशा ना कॉन्शियस रहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यही तो सबसे बड़ा रीजन है स्टेज पे जो एंजाइटी होती है, पब्लिक के सामने बोलने में एंजाइटी क्यों होती है, उसका कोर रीजन अगर जानोगे ना, तो वो यही है कि शायद मैंने गलत बोला, शायद मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसी वजह से हम हमेशा कॉन्शियस रहते हैं। बहुत सारे काम हम ये सोच के नहीं करते कि शायद लोगों के सामने मेरी इमेज खराब हो जाएगी। क्लास में हम क्वेश्चन नहीं पूछते, डर के मारे, एंजाइटी होती है कि मेरी कुछ मैंने गलत बोल दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इमेज खराब हो जाएगी। तीसरा डायमेंशन इस कोट का ये है, लोग जो है ना हमारी चॉइसेस को लिमिट कर देते हैं। हम जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम नहीं कर पाते लोगों की वजह से, जनता की वजह से, क्योंकि जनता की ना हमारे लिए एक्सपेक्टेशन होती हैं। जैसे 10th के बाद में एक्सपेक्टेशन कि अच्छा हमें तो लगा तुम नॉन मेडिकल लोगे, मेडिकल लोगे, अच्छा हमें तो लगा तुम लाइफ में कुछ बढ़िया करोगे, यूपीएससी वगैरह क्रैक करोगे। तो ना हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस में आ जाते हैं, और इस वजह से हमारी जो चॉइसेस हैं वो लिमिट हो जाती हैं। हम वास्तव में दिल से जो करना चाहते हैं वो कई बार हम नहीं कर पाते। ये तीसरी डायमेंशन है। तीसरी डायमेंशन क्या है? लॉस ऑफ फ्रीडम। अरे ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। चलो कोर्ट में तो आज इतना ही बहुत है, किसी दिन डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे। अभी अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल मणिपुर क्राइसिस से संबंधित है। देखो 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया, मणिपुर में अभी भी वायलेंस होता रहता है। मणिपुर में जो क्राइसिस है वो रिजोल्व होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मणिपुर के जो सीएम हैं वो अपने हाथों में पावर मांग रहे हैं कि मुझे ज़्यादा पावर दी जाए सिक्योरिटी मैनेज करने की। तो इससे जाहिर होता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, सिक्योरिटी सिचुएशन उनके कंट्रोल में है ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन को मैनेज कर रही है। और अभी तो बात ये भी चल रही है मीडिया में कि संविधान का जो आर्टिकल 355 है, जिसमें ये बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है सभी स्टेट्स को प्रोटेक्ट करना, ना सिर्फ इंटरनल एग्रेशन से बल्कि एक्सटर्नल एग्रेशन से भी। तो वहाँ पे राष्ट्रपति रूल इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ये भी बातें चल रही हैं। लेकिन देखो ये तो सिर्फ कंटेक्स्ट है। क्वेश्चन ये उठता है, हम हमारे देश में कैसे डाइवर्सिटी को मैनेज कर सकते हैं? संविधान में डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए क्या प्रोविजंस हैं? पास्ट में हमने डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज किया है? अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो।
सबसे पहले देखो, आर्टिकल में ना 2 केस स्टडीज दी जाती हैं और ये केस स्टडीज आप यूज भी कर सकते हो। सबसे पहले केस स्टडी है सिक्किम की, उसके बाद त्रिपुरा की केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे, कैसे इन 2 राज्यों में टेंशंस को रिजोल्व किया गया। पहले आप सिक्किम देखिए। देखो 1861 से लेकर 1947 के बीच में ब्रिटिश प्रोटेक्शन में था सिक्किम राज्य। जैसे ही हमारे देश को आज़ादी मिली, सिक्किम इंडिया का एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया। प्रोटेक्टोरेट स्टेट मतलब सिक्किम की फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशन, डिफेंस, वो सब इंडिया के हाथों में आ गया। बाकी वो अपने आप से खुद को मैनेज करेगा। मतलब पूरी तरह से इंडिया के साथ नहीं था सिक्किम। 1975 से पहले एक इंडिपेंडेंट किंगडम था। यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनार्की रूल कर रही थी और चोग्याल जो थे यानी किंग जो थे वो हेड ऑफ स्टेट होते थे। अगर ट्राइब्स की बात करें, मेनली देखो 3 एथनिक ग्रुप सिक्किम में थे। भूटिया, ये तिब्बतियन ओरिजिन के लोग थे, अभी भी हैं। लेप्चा, ओरिजिनल इनहेबिटेंट जो हमेशा से यहाँ पे रहते आए हैं। और नेपाली, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेपाली एथनिसिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पे आकर बस गए। और हुआ क्या, नेपालियों की जो संख्या है यहाँ पे बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि नेपाली यहाँ पे सिक्किम में मेजोरिटी में आ गए। दूसरी तरफ भूटिया और लेप्चा ये दोनों माइनॉरिटी में आ गए। और ट्रेडिशनली देखो ये रूलिंग क्लास रही है यहाँ पे भूटिया एंड लेप्चा। इवन किंग भी भूटिया कम्युनिटी के थे। तो यहाँ पे एथनिक बैलेंस बिगड़ गया। तो हुआ क्या, 1975 से पहले ना प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। जो नेपाली कम्युनिटी के लोग थे वो डिमांड करने लगे डेमोक्रेसी आनी चाहिए। मतलब जनसंख्या हमारी ज़्यादा है लेकिन रूल आप कर रहे हो यहाँ पे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी थी जो ये मांग करने लगी 1975 से पहले कि सिक्किम को पूरी तरह से इंडिया में मर्ज हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखो 73 में वहाँ पे एंटी मोनार्की प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। 74 में ट्राइपैटाइट एग्रीमेंट हुआ इंडिया, सिक्किम और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। शुरुआत में सिक्किम इंडिया का एक एसोसिएट स्टेट बन गया, लेकिन फिर उसके बाद में वहाँ पे रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम में 97.5% ने वोट किया कि इंडिया में मर्ज होना है। तो फाइनली 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सहायता से सिक्किम 22वां इंडिया का राज्य बन गया। ये तो सिर्फ देखो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन ये उठता है, वहाँ पे जो सेंसिटिविटी थी, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के बीच में जो टेंशन्स थी, उनको कैसे मैनेज किया गया। उनको मैनेज देखो ऐसे किया गया, आर्टिकल 371F के तहत स्पेशल प्रोविजंस किए गए सिक्किम के लिए। गवर्नर को स्पेशल पावर दी गई कि गवर्नर जो है सिक्किम की डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे। इसके अलावा आर्टिकल 371F में ये प्रोविज़न किए गए कि पुराने जो सिक्किम के लॉज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अलग अलग कमेटी के लोगों के लिए स्पेशल राइट्स होंगे। असेंबली सीट्स की प्रोटेक्शन होगी। जैसे देखो सिक्किम में ना टोटल स्टेट असेंबली सीट्स 32 हैं, जिसमें से 12 सीट्स रिजर्व की गई हैं भूटिया लेप्चा कम्युनिटी के लिए और 1 सीट संघ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के लिए रिजर्व की गई है। 2 सीट शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व की गई हैं। बाकी 17 सीट्स जनरल के लिए, प्राइमरीली नेपाली कम्युनिटीज़ के लिए हैं। यहाँ पर ना आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है, भूटिया लेप्चा कम्युनिटी की पॉपुलेशन इतनी नहीं थी जितनी उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई। मतलब परसेंटेज के हिसाब से देखें तो उनकी पॉपुलेशन कम थी, लेकिन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के हिसाब से देखें तो उनके लिए ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व कर दी गई। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, उसका भी मैं बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया। पहले आप पॉइंट समझ गए ना कि सिक्किम में कैसे डाइवर्सिटी को मैनेज किया गया। सिक्किम में डिसप्रपोर्शनेट सीट्स रिजर्व की गई भूटिया लेप्चा कम्युनिटी के लिए और वहाँ पे डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए आर्टिकल 371F में। गवर्नर को स्पेशल रोल दिया गया कि आप सभी कम्युनिटीज़ की फेयर ट्रीटमेंट इंश्योर करो, सभी सेक्शंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करो, पीस एंड सोशल इक्वलिटी वहाँ पे मेंटेन करो। एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर को दी गई। लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाए गए। ये सब किया गया। और अब बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में ना पिटिशनर ने जाके बोला
कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, मतलब लेप्चा भूटिया कम्युनिटी की पॉपुलेशन कम है, ज़्यादा सीट्स उनके लिए क्यों रिजर्व की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर के आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पे अनइक्वल ट्रीटमेंट जो है वो जस्टिफाइड है, स्टेबिलिटी के लिए बैलेंस जरूरी था, हिस्टोरिकल नेसेसिटी थी ज़्यादा सीट्स देना लेप्चा भूटिया कम्युनिटी को, उनका कल्चर प्रोटेक्ट करना जरूरी था। पॉइंट समझ गए ना। संविधान में स्पेशल प्रोविजंस किए गए डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला भी गया कि आप ज़्यादा सीट्स दे रहे हो लेप्चा भूटिया कम्युनिटी को, क्यों दे रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिफाई कर दिया कि भाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी है। अब आप त्रिपुरा की केस स्टडी देखिए। त्रिपुरा का पहले मैप में लोकेशन देख लीजिए। एक छोटा सा राज्य त्रिपुरा। पहले देखो ये प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी वो ट्राइबल थी, लेकिन जब 1947 में बंटवारा हुआ ना, तो उस समय के ईस्ट पाकिस्तान से बहुत सारे लोग त्रिपुरा में आके बस गए। आज का जो बांग्लादेश है, उस समय का ईस्ट पाकिस्तान, बहुत से लोग त्रिपुरा में आके बस गए और बंगाली थे वो लोग। धीरे धीरे त्रिपुरा में ना बंगाली पॉपुलेशन बढ़ती गई। बाद में तो 1971 में वार हुआ जब, तब भी बहुत सारे बंगाली त्रिपुरा में आके सेटल डाउन हो गए। अब जब देखो ऐसा हुआ तो त्रिपुरा की लोकल जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी, अब उनको डर लगना लाजमी था। वो तो माइनॉरिटी बन गई अपने ही राज्य में, मतलब जहाँ पे वो सदियों से रहते आए थे। उनको ये लगा कि हमारे जो लैंड राइट्स हैं हमसे छीने जा रहे हैं, इकोनॉमिकली हम बैकवर्ड होते जा रहे हैं, और इवन विधायकों में, एमएलएज में सारे बंगाली हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में सारे बंगाली हैं। हम तो बिल्कुल हाशिए पर चले गए हैं अपने ही राज्य में। तो फिर ना वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इमर्ज होकर आई, इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स, त्रिपुरा नेशनल लिबरेशन फ्रंट और ओल्ड त्रिपुरा टाइगर फोर्स। इन सब ने हथियार उठा लिए और 1980s में तो देखो वहाँ पे एथनिक क्लैशेस ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच बिल्कुल पीक पर थे। ये ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस मांग कर रही थी हमें तो अलग होना है देश से। लैंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब थी। यहां पर सिचुएशन को कैसे मैनेज किया गया, यहां पे डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज किया गया, ये मेन क्वेश्चन है। यहां पे देखो सबसे पहले क्या किया गया, सिक्स्थ शेड्यूल आपको पता है बहुत पावरफुल है, लोकल एरियाज को बहुत पावर दे देता है। सिक्स्थ शेड्यूल अगर जहां पे इस्टाब्लिश होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इस्टाब्लिश होती है, खूब पावर, खूब ऑटोनॉमी मिल जाती है जहां पे भी सिक्स्थ शेड्यूल लागू होता है। तो सिक्स्थ शेड्यूल का कंसेप्ट ना शुरुआत में सिर्फ असम के लिए सोचा गया था, लेकिन जब त्रिपुरा के हिल एरियाज में ये सब होना स्टार्ट हुआ ना, तो ये सिक्स्थ शेड्यूल वाला कंसेप्ट त्रिपुरा में भी इंप्लीमेंट कर दिया गया, ताकि वहां पे ट्राइबल्स को खुश किया जा सके, उनको लगे कि हमारे हाथों में पावर है। तो ये देखो 49th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1984 में आया, सिक्स्थ शेड्यूल को एक्सटेंड कर दिया गया त्रिपुरा में। वहां पे एक अलग से त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इस्टेब्लिश की गई, TAADC। यहाँ पे ये देखो ये हिल एरिया है ना, यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी त्रिपुरा में, और इसके हाथ में तो बहुत पावर आ गई लैंड मैनेज करने की, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये सब जो हम सिक्स्थ शेड्यूल में डिस्कस करते हैं। और अब बात आती है असेंबली सीट्स इनके लिए कितनी रिजर्व की गई। त्रिपुरा में ना वैसे ट्राइबल्स की पॉपुलेशन थी 28 से लेकर 30% के आसपास, तो पहले इनके लिए ना 17 सीट्स रिजर्व थी 60 में से। लेकिन 1980s में जो अकॉर्ड साइन हुआ ना सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, TNV लीडर्स और ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, तो असेंबली में ना ट्राइबल्स की रिप्रेजेंटेशन 17 से इंक्रीज करके 20 कर दी गई। हालांकि देखो ट्राइबल्स की पॉपुलेशन कम थी, लेकिन बावजूद इसके उनके लिए परसेंटेज ऑफ सीट्स ज्यादा रिजर्व कर दी गई। ये देखो सिंबॉलिक था, मतलब 3 सीट्स इंक्रीज होने से ऐसा नहीं कोई जमीन आसमान का फर्क आ गया, बट सिंबॉलिक इसलिए था कि ट्राइबल्स को यह महसूस हुआ कि सरकार जो है वो एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए तैयार है आपके लिए। आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, बल्कि हम तो एक्स्ट्रा माइल जा रहे हैं आपको खुश करने के लिए, आपको ज्यादा पावर देने के लिए। और ये चीज देखो, इस चीज ने काम किया। उसके बाद तो देखो कुछ और प्रोविजंस किए गए, स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस किए गए थे, जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स था उनका रिहेबिलिटेशन हुआ। नंबर ऑफ सीट्स जो इंक्रीज की थी उसके लिए स्पेशल अमेंडमेंट भी की गई संविधान में, और बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था। फिर से पिटिशनर ने बोला कि ट्राइबल्स की पॉपुलेशन वहां पे कम है,
लेकिन बावजूद इसके उनके लिए ज़्यादा सीट्स क्यों रिजर्व की गई हैं प्रोपोर्शन के हिसाब से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रता आचार्य केस में इसे भी जस्टिफाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार तुम समझते नहीं हो, लोकल एस्पायरेशंस को एड्रेस करना जरूरी था, वायलेंस से डायलॉग की तरफ हम गए इस प्रोविजन के थ्रू। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो कुछ सरकार ने किया था वो सही किया था। ये है पूरी त्रिपुरा की केस स्टडी। अब देखो, दो केस स्टडी दिखा के राइटर ये बताना चाहते हैं हमारे संविधान को देखो क्रिएटिवली यूज किया जा सकता है डाइवर्सिटी को मैनेज करने में। संविधान जो है हमें इनफ रूम देता है कि हम डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए किसी एरिया के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन करें। ये जो आमतौर पे ना जनता को ये लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए सिर्फ स्पेशल प्रोविजन था जिसको रिवोक कर दिया गया, ऐसा नहीं है। आज भी स्पेशल प्रोविजन है महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, इनके लिए आज भी स्पेशल प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 371 आप डिटेल से पढ़िए। जैसे कि देखो आप स्लाइड पे भी देख सकते हो, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ना अलग अलग राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजन करते हैं। आज के समय में देखो मणिपुर में ना हिल एरियाज में जो लोग रहते हैं ना उनको पावर देने के लिए ना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। बट ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं ना ये अपनी पावर संविधान से नहीं लेती, ये एक एक्ट से लेती हैं। मणिपुर हिल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट 2000। कहने का सिंपल मतलब ये है, ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं ना अभी जो मणिपुर में हैं ये चंपू हैं। चंपू मतलब कोई पावर इनके पास है नहीं, ये नाम की काउंसिल है। तो वहाँ पे हिल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं कुकी, वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए भी त्रिपुरा की तरह 6th शेड्यूल का प्रोविजन कर दो ना, 6th शेड्यूल से हमें ज़्यादा पावर मिल जाएगी। यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इस्टेब्लिश होंगी और आपको पता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास में तो ज़्यादा पावर होती है। तो ये सारी कहानी राइटर ने बताई ना। राइटर ये बोलना चाहते हैं देखो डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज किया जा सकता है। जब भी किसी देश में डाइवर्सिटी होती है ना तो विभिन्न कम्युनिटीज के बीच में एंजाइटी आना लाजमी है। रिप्रेजेंटेशन को लेके एंजाइटी आती है कि हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। रिसोर्सिस के एलोकेशन को लेके एंजाइटी आती है कि एलोकेशन हमारी तरफ अच्छे से नहीं हो रहा है। तो ये सब होता है, बट हमने ना पास्ट में इन चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया है संविधान के थ्रू। संविधान ने स्पेशल पावर दिए अलग अलग इलाकों को, वो लोग खुश हो गए। ये चीज़ हम मणिपुर में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे देखो कई जगह पे सिक्किम और त्रिपुरा का हमने एग्जाम्पल देखा कि वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ की पॉपुलेशन कम थी, फिर भी उनके लिए ज़्यादा प्रोपोर्शन में सीट्स रिजर्व की गई। तो देखो डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए अगर इस चीज़ को यूज़ करना पड़ रहा है तो करिए, लेकिन ट्रस्ट पैदा होना जरूरी है विभिन्न कम्युनिटीज़ के बीच में। अल्टीमेटली देखो जो पीस आएगी ना वो संविधान के थ्रू ही आएगी। अगर आपने बिना संविधान के पीस लाने की कोशिश की ना वो पीस आएगी नहीं, क्योंकि रियल में अगर कम्युनिटीज के पास पावर आती है ना वो संविधान के थ्रू आती है, क्योंकि वो पावर इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है। फिर कोई भी सरकार आए वो पावर छीनी नहीं जा सकती उन लोगों से जिनको दी गई है संविधान के थ्रू। एक्ट का क्या है, एक्ट का तो इंप्लीमेंटेशन घटिया ढंग से होता है। इस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन अच्छे से होता ही नहीं, पावर है ही नहीं हिल एरिया के लोगों के पास में। तो इसीलिए राइटर बोलते हैं पावर दो, संविधान के थ्रू दो, संविधान में प्रोविजन करके दो, और फिर देखो कैसे नहीं ट्रस्ट पैदा होगा, फिर होगा। आगे बढ़े उससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर भी आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यह आपके लिए EQ1 है, एडिटोरियल क्वेश्चन 1। सिक्किम से संबंधित 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो जियो इंजीनियरिंग से संबंधित है। अपना सिलेबस में GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, एक नई स्टडी सामने आई है कि देखो अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में ना डायमंड डस्ट की बारिश की जाएगी ताकि अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को बढ़ने से रोका जा सके। बिल्कुल ठीक सुना आपने, अर्थ का जो अपर एटमॉस्फेयर है ना वहां पे देखो डायमंड डस्ट की बारिश की जाएगी, बौछार की जाएगी, ताकि सनलाइट इस डायमंड डस्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाए और अर्थ पर ना पहुंचे, अर्थ पर टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। ये कोशिश की जाएगी, ऐसी स्टडी सामने आई है। वैसे देखो डायमंड डस्ट के बजाय
अर्थ के अपर टेम्परेचर में और बहुत सारे कंपाउंड्स की बारिश यानी बौछार करने के बारे में पहले कंसीडर किया गया है, जैसे सल्फर है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है। लेकिन सबसे इफेक्टिव स्टडी में सामने आया है कि डायमंड डस्ट ही होगा। ये जो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, मिली कहाँ से, ये आपके मन में आना चाहिए। ये इंस्पिरेशन मिली, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक वोल्केनो फटा था फिलीपींस में 1991 में। वोल्केनो का नाम था पिनाट्यूबो। जब ये वोल्केनो फटा था ना, तो देखो उस साल अर्थ का जो टेम्परेचर है ना, वो 0.5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था। क्यों कम हुआ था? क्योंकि ना वोल्केनो फटने से ना बहुत सारे पार्टिकल्स निकले थे, मतलब बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था। और सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर वेपर के साथ कंबाइन हुआ ना, तो सल्फेट पार्टिकल बने। तो इन सल्फेट पार्टिकल्स ने ना सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, सनलाइट को नीचे आने से रोका। अब सनलाइट नीचे आई नहीं, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो उस साल 0.5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो साइंटिस्ट को यहां से प्रेरणा मिल गई कि भाई ये चीज़ तो 1991 में नेचुरल हो गई थी, हम तो इसे आर्टिफिशियल कर देंगे। और आर्टिफिशियल जब हम करेंगे तो हम तो साइंटिस्ट हैं, हमें तो सल्फेट पार्टिकल के भी अल्टरनेटिव पता है कि ताकि और बेहतर ढंग से हम सनलाइट को वापस स्पेस में भेज सकें, और इससे तो और ज़्यादा टेम्परेचर हम कम कर देंगे अर्थ का। ये तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। हम वैसे ही डर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम ये जुगाड़ लगा के अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कम कर देंगे। लेकिन देखो इतना आसान नहीं है ये जियो इंजीनियरिंग, मुश्किल है। पास्ट में देखो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स सोचे गए हैं। जैसे ये भी सोचा गया था स्पेस में बड़े बड़े मिरर लगा दो, बड़े बड़े शीशे, उन शीशों से टकरा के जो सनलाइट है वापस स्पेस में चली जाए, धरती तक पहुंचे ना, और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कम हो जाए। लेकिन कितना तामझाम करना पड़ेगा यार शीशो मिरर वगैरह लगाने के लिए, बहुत तामझाम करना पड़ेगा। शीशे वगैरह टूट फूट गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। लेकिन देखो ये जो टेक्निक है ना, ये जियो इंजीनियरिंग है। जियो इंजीनियरिंग की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। अगर यूपीएससी पूछ ले तो आंसर में क्या लिखोगे? आंसर में आप देखो ये लिखोगे, अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम में जो इंटरवेंशन किया जाता है ना, अर्थ के क्लाइमेट में जो छेड़छाड़ की जाती है, इंटरवेंशन की जाती है, क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इफेक्ट को काउंटर करने के लिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, लेकिन हम कुछ ऐसा करें कि जो एवरेज टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहा है ना, वो बढ़े ना, रुक जाए। तो वही चीज है जियो इंजीनियरिंग। आप पूछोगे सर ये इतना जो कर रहे हैं, एमिशन कम करो, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाओ, ये सब बर्बाद हो गया क्या? देखो बेशक ये सारा कुछ चल तो रहा है वर्ल्ड में, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, नेट जीरो एमिशन, बट इनको हम अचीव भी कर लेंगे ना, कुछ खास फर्क आने नहीं वाला है। साइंटिस्ट एस्टिमेट ये करते हैं कि अगर देखो आज के समय में ग्लोबल एमिशन बिल्कुल जीरो भी हो जाए ना, कि हाँ भाई कोई भी एमिशन नहीं होगा कल से, तो भी ना कई दशक लग जाएंगे इससे पहले कि टेम्परेचर स्टेबलाइज हो और फिर टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो। तो इसलिए ये सब एमिशन को कम करने की रणनीतियां चल रही है ना, उतनी कारगर नहीं होंगी। मतलब थोड़ा बहुत टेम्परेचर तो बढ़ ही जाएगा, बेशक हमने कितना ही एमिशन कम कर लिया तो भी। जैसे 2023 आते आते अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है ना, वो 1.2 डिग्री सेल्सियस तो ऑलरेडी बढ़ चुका है एज कंपेरिजन टू 1850 और 1900 के लेवल से हम कंपेयर करें। और 2023 में तो देखो टेम्परेचर और भी ज्यादा था, 1.45 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। तो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2015 में जो हमने डिसाइड किया ना कि हम किसी भी सूरत में अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, तो ये टास्क बहुत मुश्किल है। हालांकि थ्योरी के हिसाब से देखें तो एक दो सिनेरियो ऐसे हैं कि हम एवरेज टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल ही है, मतलब बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर देखो 1.5 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे राइटर एग्जांपल देके बोलते हैं कि 2030 आते आते 2019 में जितना एमिशन होता था ना, उसका अगर हम 43% एमिशन कम कर दें तो हम अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से रोक पाएंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? 2030 आते आते हम
एमिशन जो है 2019 के लेवल का 43% रोक पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे, सिर्फ 2% रोक पाएंगे सिर्फ 2%। इसलिए साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि देखो ये सब तो एमिशन तो कम होने वाला है नहीं, अपनी स्पीड से विभिन्न देश एमिशन को कम करेंगे, तो एटलीस्ट कुछ जुगाड़ी कर लें, कुछ जियो इंजीनियरिंग लगा लें अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को बढ़ने से रोकने के लिए। तो वहीं पे फिर ये सॉल्यूशन निकल के आता है। 2 सॉल्यूशन निकल के आते हैं जियो इंजीनियरिंग में। एक तो देखो सोलर लाइट को रिफ्लेक्ट करना, इसे हम बोलेंगे सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। अब सनलाइट को वापस भेजना है स्पेस में, तो इसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे एक तो मैंने आपको बताया बड़े बड़े मिरर लगा दो, फिर दूसरा मैंने आपको बताया ये डायमंड डस्ट का छिड़काव कर दो अपर एटमॉस्फेयर में, फिर वहीं से सोलर जो सनलाइट है वापस लौट जाए। और बहुत सारे कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इसमें डायमंड डस्ट ही है। चलो एक तो ये है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। दूसरा क्या है? दूसरा ये है आर्टिफिशियल ढंग से CO2 को एटमॉस्फेयर से कैप्चर करना। अब देखो 2 तरीके से कैप्चर किया जा सकता है। एक तो बड़े बड़े आर्टिफिशियल पेड़ लगा दें और वो आर्टिफिशियल पेड़ एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करें, और एब्जॉर्ब की हुई CO2 को या तो एज ए इनपुट इस्तेमाल करें किसी दूसरे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में, अगर नहीं कर सकते तो फिर उस CO2 को कैप्चर करके अंडरग्राउंड गाड़ दें, मतलब जमीन खोद के नीचे दबा दें CO2 को, भाई अब मत निकलना, अब टेम्परेचर वगैरह मत बढ़ाना, अब शांत हो जाओ, थोड़ा आराम करो। तो ये काम कर सकते हैं हम। और एक चीज देखो, ये करना मुश्किल है, बड़े बड़े आर्टिफिशियल पेड़ लगाना ये डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जो इंडस्ट्रीज एमिशन करती हैं ना, जहां से एमिशन होता है, ये पाइप से एमिशन हो रहा है, यहीं पे कोई डिवाइस लगा दो CO2 को कैप्चर करने के लिए। ये रिलेटिवली ईजी है कि जहां से एमिशन हो रहा है वहीं पे कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाए, इक्विपमेंट वगैरह, वो वहीं पे CO2 को कैप्चर कर ले और CO2 को फिर गाड़ दे धरती के नीचे। लेकिन देखो दिक्कत यह है, अगर अभी जहां से CO2 एमिट हो रहा है वहां पे इक्विपमेंट लगाएंगे ना, तो भी जो ऑलरेडी एमिशन हो चुका है उसका क्या? ये तो होने वाले एमिशन को रोकेगा ना। जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में CO2 है इतने सालों से, जो यूट्यूब पर रील्स देख रही है डेली, उस CO2 का क्या? उसको भी तो कैप्चर करना पड़ेगा ना। उसको कैप्चर करके धरती के नीचे गाड़ेंगे तभी कोई इंपैक्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। समझ गए? टेक्निकल टर्म्स बता देता हूं ताकि आंसर्स में आप यूज कर सको। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, कार्बन को कैप्चर करके उसे यूटिलाइज करना किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। और कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, स्टोरेज मतलब धरती के नीचे अंडरग्राउंड स्टोर करना। आर्टिफिशियल पेड़ लगा के डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से CO2 कैप्चर करना, इसे बोलेंगे डायरेक्ट एक्शन कैप्चर मेथड। लास्ट में देखो राइटर ये बोलते हैं, देखो ये जो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट वाला ऑप्शन है ना, कि डायमंड डस्ट की बुछार करना या फिर शीशे लगाना, इसमें देखो टेक्नोलॉजी कॉस्ट ज़्यादा है, फिर भी थियोरेटिकली पॉसिबल है, और कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आएगी। टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी और कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आएगी। इसके अलावा बड़े स्केल पे ये किया जाएगा तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए धरती पर रेन का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाए, अब पता लगे यार हमारा मानसून ऊपर नीचे हो गया, इतने सारे लोग मानसून पर डिपेंड करते हैं, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। एथिकल कंसर्न्स भी है कि नेचर के साथ छेड़छाड़ करना क्या उचित है? कुछ करने कुछ गए थे, हो गया कुछ और इतने बड़े स्केल पे सनलाइट को वापस स्पेस में भेजेंगे तो एग्रीकल्चर पे, वेजिटेशन पे, बायोडाइवर्सिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, बहुत दिक्कत हो सकती है। ये सारे चैलेंजेस हैं। तो कंक्लूजन में यही बोल सकते हो कि पहले तो पायलट बेसिस पे इन्हें ट्राई किया जाए, और बड़े स्केल पे तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए। पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हम नेचुरल तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को रोकें, विभिन्न देश आपस में कोऑपरेशन इंक्रीज करें, विभिन्न देश ड्रास्टिक स्टेप लें। अदरवाइज देखो पायलट बेसिस पे पहले ट्राई किया जाए, सोच समझ के ट्रायल करके विभिन्न देशों की सहमति के बीच, फिर अगर ऐसा कुछ ट्राई करने की कोशिश है तो फिर ट्राई किया जाए। ये जियो इंजीनियरिंग वाली टेक्निक है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, 2 डिजीज के एलिमिनेशन से संबंधित है, एक काला जार और दूसरा ट्रैकोमा। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जब देखो किसी डिजीज का आउटब्रेक देखने को मिलता है ना, किसी डिजीज के ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं, तो वो डिजीज बहुत सुर्खियों में आ जाता है, हर तरफ हल्ला मच जाता है, मीडिया बार बार उस पर आर्टिकल पब्लिश करता है, न्यूज़ दिखाने लगती है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड चलने लगता है। बट देखो, जब देश की अथॉरिटीज़ मेहनत करके किसी डिजीज को एलिमिनेट करते हैं ना, तो फिर खबर छपती है बिल्कुल छोटी सी चौथे पन्ने पे कि हाँ, ये 2 डिजीज जो हैं एलिमिनेट हो गए हैं। ऐसा ही हुआ अब जब खबर सामने आई कि कालाजार और ट्रैकोमा, ये 2 जो डिजीज है ना, हम यानी भारत करीब है इन दोनों डिजीज को एलिमिनेट करने के। देखो एक चीज आपको बता दूं, एलिमिनेशन और इरेडिकेशन में डिफरेंस होता है। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि हम WHO की जो स्पेसिफाइड लिमिट है ना, उसमें हम नंबर ऑफ केसेस लेके आ गए, और इरेडिकेशन का मतलब तो ये होता है कि 0 केसेस फॉर एवर। इरेडिकेशन किसी डिजीज का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, अभी तक सिर्फ स्मॉल पॉक्स डिजीज का इरेडिकेशन हुआ है। एलिमिनेशन करना भी डिफिकल्ट होता है, लेकिन इरेडिकेशन के कंपैरिजन में आसान होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब आपने केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा कम कर दी। तो इंडिया में ना अब कालाजार और ट्रैकोमा, इनकी जो संख्या है ना 10,000 पर 1 के प्रोपोर्शन में आ गई है लगातार 2 सालों से। तो हम जल्द ही WHO से सर्टिफिकेशन मांगेंगे कि भैया देख लो, हमने ये जो डिजीज़ है एलिमिनेट कर दिए हैं। और ये जो डिजीज़ है ना, कालाजार और ट्रैकोमा, ट्रैकोमा ऐसा डिजीज़ है जिसमें बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन होता है और ब्लाइंडनेस आ जाती है। ये देखो ढक्कन टाइप के डिजीज़ नहीं थे, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले डिजीज़ थे। जैसे ये जो कालाजार जो है ना, मलेरिया के बाद में सेकंड डेडलीस्ट पैरासिटिक डिजीज़ है। इसके बारे में थोड़ा बेसिक्स भी आपको बता देता हूँ। ये सैंड फ्लाई की वजह से फैलता है। जैसे ये सैंड फ्लाई मच्छर से भी छोटे साइज़ का होता है, ये सैंड फ्लाई जैसे ही काटता है ना किसी ह्यूमन बीइंग को, तो सैंड फ्लाई के अंदर होता है प्रोटोजोआ पैरासाइट, जिसका नाम होता है लिस्टमैनिया डोनोवनी। ये प्रोटोजोआ पैरासाइट का नाम है जो सैंड फ्लाई के अंदर होता है। और सैंड फ्लाई ने जैसे ही ह्यूमन बीइंग को काटा, जो सैंड फ्लाई के स्लाइवा में ये प्रोटोजोआ पैरासाइट था ना, वो ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर कर गया, फिर स्किन के थ्रू अंदर एंटर कर गया। WBC वाइट ब्लड सेल अटैक तो करेगा, बट WBC के अंदर चला जाता है ये प्रोटोजोआ, फिर नुकसान पहुंचाता है। और दूसरा जो डिजीज है जिसके एलिमिनेशन के हम करीब हैं, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है क्लामीडिया ट्रैकोमैटिस। ये ना सबसे बड़ा कारण है पूरे वर्ल्ड में ब्लाइंडनेस का, ट्रैकोमा। और एक समय ऐसा था, देखो 1970s का, पूरे वर्ल्ड में कालाजार के जो केसेस थे ना, उसमें से 11.5% केसेस तो इंडिया से थे। और पूरे भारत में ब्लाइंडनेस के जो रीजन्स थे ना, 5% केसेस तो ट्रैकोमा की वजह से ब्लाइंडनेस के थे। और ये जो अचीवमेंट है ना इंडिया की, ये इसलिए भी बढ़िया हो जाती है क्योंकि देखो कोई वैक्सीन नहीं है इन डिजीज को ठीक करने के लिए। आज भी ये नेग्लेक्टेड डिजीज है और कोई वैक्सीन नहीं है इनके इलाज के लिए, इसलिए इंडिया की जो अचीवमेंट है वो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। और ये चूंकि देखो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, ये उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, साफ सफाई ज़्यादा नहीं है। अब ट्रैकोमा जो है, गंदे हाथ आप फेस को छुओगे तो फिर बैक्टीरिया आंखों में चला जाएगा और ब्लाइंडनेस कर देगा। तो ये जो डिजीज थे ना, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज थे जो गरीबी से जुड़े हुए थे, सैनिटेशन से जुड़े हुए थे, अभी पूरी तरह से मरे नहीं हैं, एलिमिनेट हुए हैं, मतलब अभी भी डिजीज हैं। लेकिन सरकार ने देखो ज़बरदस्त गवर्नमेंट रन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम चलाया और सोशल इम्प्लीकेशंस जो थी डिजीज से जुड़ी हुई उनको भी एड्रेस किया। जैसे देखो इनकम हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गई। तो ये इन सब चीज़ों पे सरकार ने ध्यान दिया। फाइनली हम एलिमिनेशन के करीब हैं। बट देखो एक चीज़, सर्विलियंस लगातार चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खबर आ गई तो अब अथॉरिटीज़ जो हैं वो शांत हो जाएं कि हाँ हाँ अब तो अचीवमेंट हो गई है, अब छोड़ो, ध्यान देना। लगातार सर्विलियंस जरूरी है।
WHO की सर्टिफिकेशन अभी भी हमें नहीं मिली है, कभी भी ये डिजीज़ जो है वो बाउंस बैक कर सकते हैं। और वैक्सीन बनाने पे अभी भी ध्यान देते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब एलिमिनेशन हो गया है तो वैक्सीन बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन पे काम चलते रहना चाहिए। जब तक देखो डिजीज पूरी तरह से इरेडिएट नहीं हो जाता ना, खत्म नहीं हो जाता, 0 केसेस नहीं आते स्मॉल पॉक्स की तरह, तब तक ढील नहीं बरतनी चाहिए हमें। बीच में ना एक पॉइंट था ये वाले, 2023 में कालाजार के ना 595 केसेस सामने आए, 4 डेथ्स हुई, और 2024 में अभी तक 339 केसेस सामने आए और 1 डेथ हुई। तो ये डेटा आप यूज कर सकते हो। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कालाजार एंड ट्रैकोमा से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद थोड़ा सा स्टैटिक देख लेते हैं। एथिक्स के एक टॉपिक को जल्दी से कीवर्ड्स के माध्यम से रिवाइज करते हैं। आजकल देखो वैल्यूज ना काफ़ी ज़्यादा इरोड हो रही हैं। समाज में वैल्यूज का इरोजन देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? सबसे पहले मोरल डिक्लाइन। मोरालिटी क्या होता है? मोरालिटी का मतलब होता है राइट एंड रॉन्ग का सेंस, इजी लैंग्वेज में सही और गलत की परख। आजकल देखो हो क्या रहा है, साइनिसिज्म इंक्रीज हो रहा है। साइनिसिज्म मतलब हर चीज़ को ना हम शक की निगाह से देखते हैं, नेगेटिविटी बढ़ रही है। लोगों ने ना ट्रस्ट करना बंद कर दिया, बहुत कम कर दिया है, और इसके पीछे भी कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। झूठ बोल देते हैं, फ्रॉड करते हैं कि मेरा अपना कोई बीमार है हॉस्पिटल में, प्लीज़ 100 रुपये दे दीजिए, 1000 रुपये दे दीजिए। बाद में पता लगता है कि उन्होंने झूठ बोला, उनका ये काम है, वो फ्रॉड करते हैं। फिर हमें ना ये लगता है कि यार जब भी मैं मदद करता हूँ ना तो मेरे साथ धोखा होता है, तो आप मदद करना बंद कर देते हो। इस वजह से समाज में ना कुछ लोगों की वजह से ना साइनिसिज्म, नेगेटिविटी ये बढ़ गई है। नेक्स्ट है डिस्कनेक्ट बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लोगों को देखो राइट्स तो चाहिए, लेकिन लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाते हैं। फ्री स्पीच का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। फ्री स्पीच के नाम पे लोग कुछ भी बोलने लगते हैं, दूसरों की बेइज्जती करने लगते हैं, रेपुटेशन खराब करने लगते हैं। नेक्स्ट मेटेरियलिज्म, ये पॉइंट आगे भी आएगा, मेटेरियलिस्टिक कल्चर, यहीं पे कनेक्ट कर लेता हूँ। मेटेरियलिज्म मतलब पैसों का जो महत्व है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रिलेशनशिप कमज़ोर हो गई हैं, पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आज के समय में। कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है। एडवर्टाइजमेंट हर जगह देखने को मिलती है ना। एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से लोग ना बस चीज़ें खरीदना चाहते हैं। उनके लिए यही जीवन का एम हो गया है कि जो महंगी महंगी आइटम्स हैं उनको खरीदना, दुनिया को दिखाना। लोगों के लिए जो ये भौतिक चीज़ें हैं ना, फिजिकल चीज़ें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं बजाय रिश्तों के। इसके अलावा समाज में वायलेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। सोशल मीडिया की वजह से वायलेंस नॉर्मलाइज हो गया है। आजकल आप गेम्स देखोगे, गेम्स में भी इतना इतना वायलेंस देखने को मिलता है। मूवीज़ देखोगे, मूवीज़ में इतना वायलेंस आज के समय में देखने को मिलता है, उतना पहले नहीं देखने को मिलता था। वायलेंस बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया है। अभी जैसे भयंकर भयंकर वेब सीरीज आती हैं आज के समय में। एक वो स्क्विड गेम्स करके है ना, जिसमें कितना नॉर्मल दिखाया जाता है किसी को मारना। तो यही चीज़ देखो फिर कुछ लोगों के दिमाग में चढ़ जाती है और उन्हें ये नॉर्मल लगता है। नेक्स्ट है सोशल फैब्रिक कमज़ोर हो गया है। इसका मतलब देखो ये है सोसाइटी में जो इंटरकनेक्शन है ना कमज़ोर हुआ है। पहले कम्युनिटी के बीच में बॉन्डिंग बहुत हुआ करती थी। कम्युनिटी आपस में एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था। आज पता नहीं बराबर वाले घर में कौन रहता है। मतलब सच की बात है, आजकल लोगों को दूसरों से लेना देना नहीं है। पहले गांव में सब एक दूसरे को जाना करते थे। आप आज दिल पे हाथ रख के बता दो, ऐसा होता है कोई? बहुत कम जगहों पे अब ये चीज़ बची है। हाउसिंग सोसाइटी में कॉमन एरिया के नाम पे बस कुछ और ही चलता है। लोग आपस में बात नहीं करते ज़्यादा, बस उनका जो छोटा मोटा सर्कल होता है, 4-5 दोस्त, 2-3 दोस्त, उतने तक वो सीमित रहते हैं। मेटेरियलिस्टिक कल्चर का तो मैंने आपको बता ही दिया। और देखो समाज का फैब्रिक कमज़ोर हुआ है, उसके रीज़न भी हैं। जैसे डर है लोगों में कि यार इस पे विश्वास करेंगे ये कुछ गलत कर देगा, हमारे साथ बुरा कर देगा। कोविड-19 की महामारी आई थी, लोग कमरों में बंद हो गए थे, उसका भी काफ़ी नेगेटिव असर पड़ा। लोग शक करते थे ये पड़ोसी को हमारे घर में बुलाएंगे, ये कोरोना लेके आ जाएगा। तो उससे भी सोशल फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुआ। और लोगों का फोकस ना आजकल पैसे कमाने पे ज़्यादा है, करियर पे फोकस करने पे ज़्यादा है। कम्युनिटी के लोगों के लिए टाइम ही नहीं है। और ये बात सच है। देखो
फिर नेक्स्ट है सोशल मीडिया का मिसयूज़। सोशल मीडिया का देखो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है, फेक न्यूज़ वायरल होती है और डीप फेक से फर्जी फर्जी वीडियो बना दी जाती है। सोशल मीडिया पे ना व्यूज़ कमाने के लिए ना कुछ भी चल रहा है। मतलब जिन चीज़ों को पास्ट में टैबू माना जाता था, मतलब जितना गंद आप सोच सकते हो ना उतना गंद आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा। वैल्यूज़ की धज्जियाँ तो यहीं पे उड़ जाती हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए। फिर सबसे लास्ट में है बायस्टैंडर इफेक्ट। बायस्टैंडर इफेक्ट मतलब मुश्किल की घड़ी में कोई होता है ना, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया, तो जो बायस्टैंडर होते हैं वो वीडियो बनाने लगते हैं बजाय पहले हेल्प करने के। लोग हेल्प नहीं करना चाहते, लोग सोचते हैं कि हम लपड़े में क्यों पड़े। पहले देखो एक्सीडेंट होता था ना, पूरा गांव आ जाता था हेल्प करने के लिए, बट आजकल वैसी वैल्यूज़ नहीं रही पहली जैसी। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो इरोजन ऑफ वैल्यूज़ के बारे में अगर कुछ पूछा जाता है तो। लास्ट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मणिपुर का आर्टिकल हमने डिस्कस किया। मणिपुर में वहाँ के सीएम ज़्यादा पावर डिमांड कर रहे हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन अभी भी ठीक नहीं है, प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। राइटर बोलते हैं स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं हमारे देश में अलग अलग राज्यों में डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए, और संविधान के थ्रू डाइवर्सिटी मैनेज करने की कोशिश की गई है। संविधान में पावर शेयरिंग का प्रोविज़न किया गया है, ऑटोनमी दी गई है गवर्नेंस में, और अलग अलग आइडेंटिटीज़ के लोगों के प्रति सेंसिटिविटी दिखाई गई है। सिक्किम की केस स्टडी हमने डिस्कस की, त्रिपुरा की केस स्टडी हमने डिस्कस की, किस प्रकार से सिक्किम में संविधान में स्पेशल प्रोविज़न किए गए, वहाँ पे असेंबली सीट से रिजर्व की गई भूटिया और लेप्चा कमेटी के लोगों के लिए, हालांकि सीट्स ज़्यादा थी, उनकी पॉपुलेशन कम है। केस बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी गया, आरसी और पौद्याल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़रूरी था क्योंकि हिस्ट्री ऐसी थी कि यहाँ पे नेसेसिटी थी ज़्यादा सीट्स देना लेप्चा भूटिया कम्युनिटी को। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में काफ़ी फ्लेक्सिबल रहा है। इवन त्रिपुरा में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई, 6 शेड्यूल एक्सटेंड किया गया वहाँ पे डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए, और इसके अलावा ज़्यादा सीट्स दी गई ट्राइबल को। पहले 17 सीट्स थी, बाद में सीट्स की संख्या 20 कर दी गई, जबकि उनकी इतनी प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन नहीं थी। ये भी मामला चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुब्रता आचार्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि एडजस्टमेंट करना पड़ता है देश की डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए। तो मणिपुर में भी ऐसा करना चाहिए। मणिपुर में अभी ना तो 6 शेड्यूल है, अभी मणिपुर गवर्न किया जाता है आर्टिकल 371C के अंतर्गत। वहाँ पे ये हिल एक्ट है, और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वहाँ पे उनके पास कोई पावर नहीं है, उनको पावर मिलती है इस एक्ट के थ्रू, और ये एक्ट जो है कोई काम का है नहीं। तो मणिपुर में ना हमें इन दोनों केस स्टडी से सीखना चाहिए। वहाँ पे संविधान के थ्रू मैनेज करनी चाहिए डाइवर्सिटी को, 6 शेड्यूल वहाँ पे एक्सटेंड करना चाहिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इस प्रकार से हम डाइवर्सिटी मैनेज कर सकते हैं। कालाजार वाला केस हमने डिस्कस किया, 2 डिजीज़ कालाजार एंड ट्रैकोमा एलिमिनेशन के करीब हैं। जल्द इंडिया WHO से सर्टिफिकेशन मांगेगा। कालाजार सैंड फ्लाई से फैलता है, प्रोटोजोआ पैरासाइट जिसका नाम है लिस्टमैनिया डोनोवनी। ये होता है सैंड फ्लाई के अंदर जो ह्यूमन बींग में एंटर करता है। और नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं, गरीबी से जुड़े हैं, सैनिटेशन से जुड़े हैं, तो सरकार ने सैनिटेशन पे ध्यान दिया, गरीबी पे ध्यान दिया। कोई दवाई भी नहीं है, इसलिए हमारी जो अचीवमेंट है कि हम करीब हैं इन डिजीज़ को एलिमिनेट करने की, वो अचीवमेंट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट विजिलेंस हमें करते रहना होगा, वैक्सीन डेवलपमेंट पे काम करते रहना होगा, बेटर क्योर पे काम करते रहना होगा, जब तक इन डिजीज़ को पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं कर दिया जाता है। जियो इंजीनियरिंग वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि प्लान ये है डायमंड डस्ट को स्प्रेड करेंगे अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में, ताकि सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया जा सके, अर्थ को कूल किया जा सके। ये जियो इंजीनियरिंग का एक एग्जांपल है। पास्ट में दूसरे भी प्रपोजल कंसिडर किए गए थे कि अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इन सब को स्प्रेड किया जाए सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। और देखो 2 तरीके से जियो इंजीनियरिंग को कैरी आउट किया जा सकता है। एक तो है सोलर रेडिएशन को मैनेज करना, दूसरा कार्बन को कैप्चर करना। अभी हो क्या रहा है, एमिशन हो रहा है, इसको कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं विभिन्न देश, लेकिन कितना भी कम कोशिश कर लें ये एमिशन उतना ज़्यादा कम नहीं होगा, और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। ये हमने डिस्कस किया। सोलर रेडिएशन को मैनेज करने का जो मोटिवेशन है माउंट पिनाटुबो से आया। 1991 में यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, और उस साल टेम्परेचर अर्थ का कम हो गया था 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो साइंटिस्ट को लगा कि ये तो हम आर्टिफिशियल कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करते हैं, कार्बन को कैप्चर करके
गाड़ देते हैं धरती के नीचे, स्टोर करके रखते हैं, या फिर किसी जगह पे यूज़ कर लेते हैं इनपुट में। बट देखो काफ़ी एथिकल कंसर्न्स हैं। एथिकल कंसर्न्स जैसे कि देखो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच सकता है, नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बारिश का पैटर्न चेंज हो सकता है, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ये सब कंसर्न्स हैं। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है जियो इंजीनियरिंग से संबंधित। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। अच्छे से पढ़िए, कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।